नमस्कार सभी बच्चों को। लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर के अंदर एक्चुअली हम लोगों ने बात की थी कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है एक कनकेव सरफेस से और रिफ्रैक्शन कैसे होता है एक कन्वेक्स सरफेस से। और कनकेव और कन्वेक्स सरफेस के रिफ्रैक्शन के बाद हम लोगों ने क्या किया, उन दोनों को ऐड करके एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला बनाया जिसका नाम था लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद हम लोगों ने बात की कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। कई लोग ये समझते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ लेंस को बनाने में हेल्प करता है क्योंकि उसका नाम ऐसा है, बट ठीक है, इसके और भी यूज़ हैं जो हमने पढ़े कि कैसे ये एक्सप्लेन करता है कुछ चीज़ें क्यों ऐसा लगता है कि इनविजिबल हो गई हैं, या कन्वेक्स लेंस कनकेव बिहेवियर और कनकेव लेंस कन्वेक्स बिहेवियर कैसे दिखाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने एक शॉट डाल दिया है इसके ऊपर और मैं रोज़ या हफ्ते में कम से कम 3 या 4 शॉट हमारे पढ़ाई के रिगार्डिंग डालता रहूँगा। उनको भी आप प्लीज़ फॉलो करते रहें क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट्स और कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस देखेंगे जो हमारे इन कंसेप्ट्स को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज कोशिश करेंगे पूरी की पूरी कि आज हम अपना रे ऑप्टिक्स ख़त्म कर लें, यानी कि लेक्चर नंबर 4 हमारा आज का आखिरी लेक्चर हो। पर अगर लेक्चर बहुत बड़ा होता गया वो हम देख लेंगे तो हम उसका एक आधा लेक्चर और आधा लेक्चर तो कुछ नहीं होता, मतलब एक लेक्चर और लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आज का टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन यानी कि डेविएशन थ्रू प्रिज्म, जिसको हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे काम करके करेंगे। यानी आसान भाषा में कहें, बस हम इसके कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले, इसको समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे 5 मिनट में जल्दी। ठीक है। सबसे पहले जब भी लाइट एक प्रिज्म में एंटर करती है, खासकर अगर बात करें व्हाइट लाइट, नर्सरी क्लास की बात कर रहा हूं मैं यहाँ से। अब बच्चे कहेंगे नर्सरी क्लास, बच्चों याद रखो मेरे लिए नर्सरी का मतलब होता है हमारी प्रीवियस क्लासेस, ठीक है ना, भावनाओं को समझो। तो यहाँ से व्हाइट लाइट जब जाती है तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हमारी प्रीवियस क्लासेस में कि व्हाइट लाइट में जो कि 7 कलर होते हैं वो सारे के सारे अलग हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो बेंड होता है वो हम आपको पता होगा कि वो वायलेट कलर होता है और सबसे कम जो बेंड होता है वो रेड होता है। अभी बताऊंगा 1 मिनट में कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको इनकेस नहीं पता, 12th तक आके भी नहीं पता तो बताऊंगा, लेकिन वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड होता है और रेड सबसे कम। ये लाइट यहाँ जा रही थी ना भाई, ये इंसिडेंट लाइट यहाँ जा रही थी लेकिन ये बेंड हो गए। सबसे ज़्यादा जो बेंड हुआ वो रेड कलर है और सबसे कम जो बेंड हुआ, सबसे कम जो बेंड हुआ वो रेड कलर है, सबसे ज़्यादा जो बेंड हुआ वायलेट है। फिर जब बाहर आएंगे तो ये और बेंड होंगे। अच्छा, ये इस तरफ क्यों बेंड हो रहे हैं? बाहर हवा है, अंदर ग्लास है, तो लाइट रे विल बेंड फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। ऐसे अभी जा रही है ग्लास से एयर तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वायलेट कलर यहाँ आ जाएगा, रेड कलर यहाँ आ जाएगा और बीच में और भी कलर होते हैं लाइक ग्रीन। आपको पता है यार, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और ये कलर ऐसे करके सातों के सातों अलग। लेकिन ये सातों कलर अलग क्यों हो गए? व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पे गिरी तो वो लाइट अलग क्यों हो गए कलर? वो सारे के सारे साथ क्यों नहीं रहे? तो भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, वो रेड का सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे ही फिर धीरे धीरे कम होता है। अभी हमारा मेन फोकस है रेड और वायलेट के बीच में, तो वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो इस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वायलेट का कंपेयर किया जाए तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है। अब जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। जिसका मतलब है कि कौन ज़्यादा बेंड होगा, तो बेंडिंग हमें वायलेट में ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू बेंडिंग इन रेड कलर। समराइज करते हैं, सबका वेवलेंथ अलग अलग है, आप सब जानते हो। रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो कम बेंड होगा।
साइन आई बाय साइन आर के हिसाब से। तो उस हिसाब से बच्चों रेड कलर सबसे कम बेंड होता है और वायलेट सबसे ज़्यादा होता है, बेसिक बात है। और सारे आपस में अलग अलग, अगर सब का वेवलेंथ सेम हो तो सब सेम रेट से बेंड होते हैं, और सम सेम रेट से बेंड होते तो अलग होते रहे, लेकिन ये बच्चों अलग हो गए। आगे बात करते हैं। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है? ये पुरानी बात है यार, थोड़ा जल्दी मैंने दौड़ाया इसको क्योंकि ये पुरानी बात है। अब यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात करें तो अगेन ये प्रिज्म है। अगर आपने वो शॉट देख लिया जो मैं डाला तो उसको मैंने प्रिज्म की मदद से ही सिखाया है। अब जब हम प्रिज्म को फ्रंट से देखते हैं तो हमें मान लो ये x है, ये y है और ये z है, तो हमें वो एक ट्राइंगल लगता है। ऑल्दो प्रिज्म के पास 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं और 2 ट्राइंगुलर, लेकिन फ्रंट से वो हमें एक ट्राइंगल लगता है। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। बच्चों यहां से एक लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, ठीक है ना, ये है इंसिडेंट रे, शॉर्ट में लिखता हूं IR, ये है इंसिडेंट रे, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। अब लाइट रे को इधर जाना चाहिए था, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट रे सीधी जा रही थी, यस और नो, है ना, लेकिन ये बेंड हो जाएगी टू, ओए होए, ये क्या मजेदार बात है भाई, वेरी गुड। डॉटेड लाइन कैसे बन गई भैया, ये हटाएं कैसे अब इस चापे को, ओहो मौज कर दी। चलो भाई, लाइट रे जो है अब वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? बाहर हवा है, अंदर ग्लास है, हवा है, तो लाइट जा रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ गिरी और बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल I है, ये एंगल R है, यस और नो, यस है जी। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं एक और नॉर्मल बनाता हूँ, ये एंगल I डैश बोल देते हैं। अब लाइट रे यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि जा रही है कहाँ से कहाँ, डेंसर से रेयर, और ये हो जाएगा एंगल E यानी एंगल ऑफ एमरजेंस, और इसको हम लोग एमरजेंट रे बोलते हैं। ये सारे डायग्राम हम लोगों ने बचपन में यानी कि 10th में बनाए हुए हैं, और कई बच्चों ने तो 8th में भी बनाए होंगे। लेकिन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से पहले हमें सीखना होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। मिनिमम तो वर्ड बाद में आएगा, पहले एंगल ऑफ डेविएशन को समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कौन सा कलर यहाँ पे सबसे अच्छा नजर आएगा मेरे हिसाब से, येलो लेके देखते हैं। चलो, ये इंसिडेंट रे, ये रे जा रही थी, लेकिन ये इमरजेंट रे, ये इमरजेंट रे भाई, तो क्या ऐसा कह दें कि इंसिडेंट रे यहाँ जा रही थी, अगर प्रिज्म ना होता तो इंसिडेंट रे यहाँ जा रही थी, लेकिन प्रिज्म के आने की वजह से इंसिडेंट रे ऐसे बेंड हो गई और वो एमरजेंट बन के यहाँ निकल गई। तो ऐसा कहते हैं कि लाइट इतना डेविएट हो गई, है ना। सुनो, यहाँ से लाइट रे जा रही थी, लेकिन प्रिज्म होने की वजह से लाइट ऐसे इतने एंगल पे बेंड हो गई, और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम के ऊपर अभी ध्यान मत दो, पहले एंगल ऑफ डेविएशन समझो। अच्छा, ये वाला जो आप एंगल देख रहे हो इसको हम एंगल ए यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये कौन सा एंगल होता है? देखो, जनरली क्या होता है, जब हम प्रिज्म से लाइट पास कराते हैं तो उसके दो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्रिज्म को फ्रंट से देखने पे ऐसा लगता है कि वो एक ट्राइंगल है, तो उसके दो साइड से लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन करती है। एक इस साइड से रिफ्रैक्शन करके और इस साइड से करके बाहर आ रही है, इस साइड से अंदर जा रही है, इससे बाहर जा रही है। तो जिन दो साइड से लाइट रे रिफ्रैक्शन करती है, उन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। एंड ये बात भी ध्यान रखें कि फॉर इक्विलेटरल प्रिज्म्स, जो इक्विलेटरल प्रिज्म होते हैं उनके लिए एंगल ए जो होता है वो 60 डिग्री होता है। यस, एंगल ए जो होता है वो, ये क्या बात है सर, हमें तो पता है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रिज्म होगा वो इक्विलेटरल होगा। अच्छा, अब एनसीईआरटी, देखो यार बोर्ड के पेपर में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे ये ना मेंशन नहीं है कि वो प्रिज्म इक्विलेटरल है कि नहीं, और हमें ज़रूरत भी है एंगल ए की, उसके बगैर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ पे हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि एंगल ए इज 60, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, उस चीज़ की टेंशन ना लें।
प्रॉपर आपको क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में बच्चों, वो या तो आपको देंगे कि भैया इक्विलेटरल है, या फिर आपको कुछ ऐसा हिंट दे देंगे, डेटा दे देंगे जहां से आप एंगल ए निकाल सको। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा 60 होगा, अगर एनसीईआरटी में 10 न्यूमेरिकल है तो 10 के 10 में तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में तो इक्विलेटरल प्रिज्म ही है, 60 डिग्री है। चलो, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म है क्या? जिन दो साइड से लाइट रे रिफ्रैक्शन कर रही है उनके बीच का एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पे वाई जेड जो आप साइड देख रहे हो, वाई जेड जो आप साइड देख रहे हो, इसको हम बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। बेस का मतलब क्या होता है भैया? वो वाली साइड जहां से लाइट रे कोई रिफ्रैक्शन नहीं करते, इट इज कॉल्ड बेस ऑफ द प्रिज्म। अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि ऐसा कहना ठीक है कि जो लाइट रे है वो हमेशा बेस के तरफ बेंड होगी? 3 केस लेते हैं, ये रहा केस 1, ये रहा केस 2, ये रहा केस 3। लाइट रे यहां से आई तो कहाँ बेंड हो गई? अगर आप देखो टूवर्ड्स द बेस। लाइट रे यहां से आई तो कहाँ बेंड हो गई? देखो, जिस साइड से लाइट रे रिफ्रैक्शन नहीं करती उसको बेस कहते हैं। तो लाइट रे हमेशा बेस के तरफ बेंड हो रही है। ये मान लो यहाँ से लाइट रे आई तो हमेशा वो बेस, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइट रे जो है एक प्रिज्म में वो हमेशा बेस की तरफ बेंड होती है। बेस है क्या? बेस वो साइड है जहां से लाइट रे रिफ्रैक्शन नहीं करती है, और जब एक लाइट पास होती है तो हमेशा बेस की तरफ बेंड होती है। तो ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइट रे ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स बेस ऑफ प्रिज्म। जब हमें 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं लेज़र, अच्छा आपने अगर वो शॉट देख लिया तो लेज़र लाइट भी, उसकी जो बीम है वो भी बेस की तरफ बेंड हो रही है। और मैं बच्चों को ऐसे मजाक में बोलता हूँ कि मान लो वो जो लेज़र है वो बेस, वो बेबी है, हमारी बेबी, और बेबी हमेशा किसके तरफ बेंड होती है? बेस की तरफ। लाइट रे हमेशा कहाँ बेंड होती है? बेस की तरफ, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ऐसे करके हम बोलते हैं, बच्चे याद करते हैं। लेकिन आपको तो ये पता है, आप तो बड़े हो गए, 12th क्लास के बच्चे हो आप सबको पता है कि लाइट रे हमेशा किस तरफ बेंड होती है बच्चों? टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, है ना। अच्छा, लेकिन सर ये बातें तो हमें सब होता को पता है, ठीक है, पता होंगी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। सर लेकिन ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है? तो यहाँ पे बात आके अटकती है बच्चों। अब यहाँ पे हमें काम आती है हमारी प्रैक्टिकल पढ़ाई। आप सब बच्चे जो कि 12th के हो, आप सभी ने जहाँ तक मुझे लगता है स्कूल में एक एक्टिविटी की है प्रिज्म वाली। नहीं की है तो फिर ये आपका बैड लक हो जाएगा, क्योंकि अगर वो वाला हिस्सा आपने स्कूल में नहीं किया तो फिर ये वाली बात आपको समझ नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आपको इमेजिनेट ही करना पड़ेगा। जब हम इंसिडेंट रे प्रिज्म में मारते हैं और एंगल आई को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो हमने स्कूल में एक एक्टिविटी की है जहाँ पे हमने क्या देखा कि जो डेल है वो पहले कम होता है और फिर बढ़ता है। आपने स्कूल में एक शीट ली होगी वाइट, उस पर प्रिज्म बनाया होगा 5 बार 6 बार, और अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट रे को ऑल पेन की मदद से मारा होगा, याद होगा। तो शुरुआत में एंगल आए, जितनों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट स्कूल में कर लिया है, ये वाली एक्टिविटी स्कूल में कर ली है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखना कि हमने ये कर लिया है। टाइम रेंज के साथ लिखना, 13:22 ऐसा कुछ है, 24 सेकेंड। ओह सॉरी, ओहो माइक हिल गया। हेलो 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 हेलो, ओके। 13 बज के कुछ सेकेंड्स पे हम यहाँ बात कर रहे हैं इस बारे में, तो 13 मिनट कुछ सेकेंड्स पे, तो वहाँ पे आप लिख दो भाई कि आपने स्कूल में ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि नहीं किया है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर बच्चों ने मुझे लगता है किया होगा, बट हो सकता है कुछ बच्चों के स्कूल में कोविड के चक्कर में स्कूल बंद रहे हों काफ़ी टाइम तक, तो ना भी कराया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन उस अगर नहीं किया तो ऐसा समझो कि एंगल आई को जब हम बढ़ाते हैं तो डेल जो है वो धीरे धीरे पहले कम होता है और फिर वो बढ़ता है। यानी एक ऐसी वैल्यू आती है बच्चों जहाँ पे जो डेल है वो मिनिमम हो जाता है, और उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो डेल एम जो होता है ये होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल, है ना। और जब एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे पहुंचता है, यानी जब हम इस सिचुएशन पे खड़े होते हैं, तो आप सब ने एक्टिविटी में देखा होगा कि एंगल आई जो है
वो एंगल ई के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये वाली लाइट रे बेस के पैरेलल हो जाती है। एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंगल आर एंगल आई डैश के बराबर भी हो जाता है। यानी कि जब हम एंगल ऑफ डेविएशन पे मिनिमम वैल्यू पे पहुंचते हैं तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमरजेंस के बराबर हो जाता है, और एंगल आर जो है वो बराबर हो जाता है एंगल आई डैश के। ठीक है जी, एंगल आर जो है वो बराबर हो जाता है आई डैश के, प्लस ये वाली जो लाइट रे है रिफ्रैक्टेड रे वो बेस के क्या भी हो जाती है, पैरेलल भी हो जाती है। लेकिन हमारा अगेन मोटिव ये नहीं है, एम ये नहीं है। हमारा एम क्या है, हमने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की थी। वो डेरिवेशन क्या थी बच्चों, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाय 2। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, जिसके ऊपर काफ़ी बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आ रखे हैं। आप PYQ 10 ईयर के क्वेश्चन उठाओगे ना, इस फॉर्मूले के ऊपर आपको काफ़ी न्यूमेरिकल मिलेंगे। दोबारा से, NR मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल जिससे प्रिज्म बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू बाहर का मटेरियल, यानी कि जनरली एयर। ये होता है साइन ए मतलब कि यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, करेंगे देखेंगे। लेकिन ये डेरिवेशन है प्रॉपर, इसके ऊपर डेरिवेशन भी एग्जाम में आती है। अभी फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सी मैथ्स लगा के ईजी सी डेरिवेशन है। डन है, ठीक है जी। तो ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की खेल हुआ। चलिए, तो आज का मेन काम हम लोग शुरू करते हैं। और मेन काम से कहने का मतलब है कि आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोप्स की और टेलीस्कोप्स की। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप क्या है भाई? माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट कर देता है छोटी इमेजेस को थोड़ा सा बड़ा, या कभी कभार बहुत ज़्यादा बड़ा। यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी बड़ी इमेज बनाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, सैंड के पार्टिकल्स हो गए, मान लो मुझे कुछ दीवारों पर निशान देखने हैं, छोटे छोटे प्रिंट्स देखने हैं, उनको बड़ा करके दिखाने में हेल्प करता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बहुत सारे प्रकार की होती हैं, सिंपल, कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन, इसके बाद स्कैनिंग, टनलिंग, बहुत सारे प्रकार की माइक्रोस्कोप इस दुनिया में हैं। लेकिन हमें जो 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स पे पढ़नी है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसा कि इसका नाम है, ये बहुत सिंपल होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें करना क्या है, हमें माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। कौन कौन सी माइक्रोस्कोप पढ़नी है? सिंपल और कंपाउंड। अभी फिलहाल सिंपल की बात करें। सिंपल का नाम सिंपल क्यों आप समझ जाओगे, और कंपाउंड का नाम कंपाउंड क्यों आप समझ जाओगे जब हम दोनों को पढ़ लेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप ऐसा कह सकते हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा सिंपल है। वाह क्या बात बोली, एक लेंस की बनी होती है बस, ठीक है। अभी और वहीं पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज आ जाते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है वो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इनकी मैग्निफिकेशन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हर एक माइक्रोस्कोप के 2 केस होते हैं, 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं। एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, इमेज is formed at distance, image is formed, इसको ऐसे लिखते हैं, image is formed at least distance of vision, which is 25 सेंटीमीटर इन जनरल एंड रिप्रेजेंटेड बाय डी। बेटा आपको सबको पता हो शायद 10th क्लास पे, हमारी जो इंसान की आंख है वो सबसे पास का, बिना किसी आंखों में टेंशन खिंचाव के 25 सेंटीमीटर का देख सकती है। तो अगर हमने फाइनल इमेज को 25 सेंटीमीटर पे बनाया है, अगर हमने हमारी फाइनल इमेज को फॉर्म किया है 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे, तो ऐसे केस को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस कहेंगे। अब इसका
डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इसकी मैग्निफिकेशन निकालेंगे। लेकिन अगर पहला केस है जब फाइनल इमेज बनाई जा रही है 25 सेंटीमीटर पे, तो दूसरा केस कौन सा होगा जहां पे हम इमेज को बनाएंगे इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे। देखो इंसान की आंख सबसे पास का देख सकती है 25, अगर वो ठीक है तो, कोई बीमारी है लाइक हाइपरमेट्रोपिया है तो वो अलग बात है, और सबसे दूर का देख सकती है इन्फानाइट, अगेन डिपेंड करता है, मायोपिया है तो वो पॉइंट अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम सब कुछ ठीक है तो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फानाइट तक का देख सकते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम लोग इमेज को बनाएंगे 25 पे, और रिलैक्स्ड आई केस जो कि अगला केस है वहां पे हम इमेज को बनाएंगे इन्फिनिटी पे, इन्फानाइट पे। तो आप समझ जाओ हमने एक एक्सट्रीम सबसे आगे का और एक्सट्रीम सबसे पीछे के दो केस ले लिए, उसके बीच में फिर हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एक कन्वेक्स लेंस। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता, बस एक कन्वेक्स लेंस होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास आ गया एफ, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2f, यहाँ पे हमारे पास आ गया f डैश, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2f डैश। अच्छा, अब मैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे मैं किताबें पढ़ सकता हूँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देख सकता हूँ, दीवार पर निशान देख सकता हूँ, वो एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास को एक सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। रॉबर्ट हुक जी ने इसको बनाया था। सेल देखा था, आपको याद होगा, है ना। हालांकि वो एक फिजिसिस्ट थे, लेकिन उन्होंने बायोलॉजी की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक यानी सेल को खोज दिया था। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर हमारे पास लेंस है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मान लो किताब है जिसको मुझे पढ़ना है, तो मैं किताब कहाँ रखूँ कि मुझे बड़ी और सीधी इमेज मिले? तो आंसर है बड़ी और सीधी इमेज। कन्वेक्स लेंस बड़ी इमेज और सीधी इमेज तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट को हम O और F के बीच में रखते हैं। अगर आपको याद हो तो अगर हम ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रखेंगे तो ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया AB। लाइट रे पैरेलल गई तो फोकस से पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो वहीं से आगे निकल जाएगी। अब अगर मैं इसको पीछे मिलाता हूँ, है ना, तो यहाँ पे कहीं पे मान लो ये इमेज जो है वो फॉर्म हो गई। प्लीज़ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे मान लो आपके पास रजिस्टर पे जगह होगी, बट यहाँ पे इमेज जो है वो फॉर्म हो गई। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो बच्चा भी कर लेगा। चलिए जी, आप भी तो बच्चे ही हो, मैं भी तो बच्चा ही हूँ, किसी का सब बच्चे हैं, लेकिन ये तो कोई भी कर लेगा यार। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब अगर हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किस बारे में बच्चों, कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले और क्या क्या हमारे पास पहले से हैं। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक है हमारे पास v/u। लेकिन बच्चों मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है, और वो होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर व्हेन बोथ आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस। यानी अभी आपको शायद ना समझ, अगर आप ये फॉर्मूला पहली बार पढ़ रहे हो तो कुछ समझ नहीं आया होगा। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था v/u जिसको हमने प्रूव कर दिया है, एक फॉर्मूला होता है h2/h1 जो कि बाय डेफिनेशन आता है। लेकिन मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर। यस, और ये दोनों, ये फॉर्मूला कब लगता है? व्हेन बोथ आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस। आओ समझें, आओ बच्चों समझें। कौन सा रंग ले लें जो दिख जाए आपको? हरा ले लें क्या? चलो हरा ले लेते हैं। सबसे पहली बात, ये हमारे पास इमेज है, और ये इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? तो आंसर है वो ये वाला एंगल बना रही है। दिख रहा है क्या ये वाला कलर है? ये वाला एंगल जो है ये कौन बना रही है? इमेज, है ना। इमेज ये वाला एंगल बना रही है, इस एंगल को हम बोल दे रहे हैं बीटा। तो हम कह रहे हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर, वो तो बीटा हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है? अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट तो ये रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट भी बीटा एंगल ही बना रहा है।
बट आंसर है, मैंने बोला है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर व्हेन बोथ आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस। तो आपको ऐसा एज्यूम करना है कि दोनों सेम डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, दोनों सेम पे तो नहीं पड़े हुए। तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। ये हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, बिकॉज ऑब्जेक्ट को और इमेज को जब हम सेम जगह पे रखते हैं तो वो कितना एंगल फॉर्म करते हैं ऑप्टिकल सेंटर पे, उनका रेशो मैग्निफिकेशन होता है। तो आप सोच रहे हो कि फॉर्मूला कहाँ से आया, 5 मिनट दो मैं समझाता हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रखना सही नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना होगा, जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, या फिर इमेज को आगे ले आए। बट हमारा जो केस चल रहा है उस केस के हिसाब से हम इमेज को आगे नहीं ला सकते, क्योंकि हमें इमेज को कहाँ बनाना है, डी पे, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे, तो उसको तो आगे नहीं ला सकते। तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे इमेजिनरी मन में, एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं, मन में इमेजिन कर रहे हैं कि हमने उसको वहां ले जाके रख दिया जहां पे इमेज है। अब अगर आप देखें तो इमेज तो एंगल बना रही थी बीटा, अब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ये वाला एंगल बना रहा है, एंड दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। आई रिपीट, इमेज ये है, ये जो एंगल बना रही है दिस इज बीटा, और ऑब्जेक्ट यहां रखा है हमने, ये जो एंगल बना रहा है दिस इज अल्फा। इसे कुछ नाम भी दे देते हैं, आओ, जैसे इसको नाम दे देते हैं एक्स और वाई, है ना। एक्स और वाई क्या है, ऑब्जेक्ट की वर्चुअल पोजीशन है जो हमने बस लेट कर ली है। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब इस हिसाब से अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज जो कि बीटा है, अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट जो कि अल्फा है, व्हेन बोथ आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस। ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, अब आप सब जानते हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो tan बीटा भी लिख सकता हूँ बीटा की बजाय, और tan अल्फा भी लिख सकता हूँ अल्फा की बजाय। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। अब ये बीटा क्या होगा, tan, अगर मुझे बीटा का tan फॉर्म निकालना हो तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर, ये बीटा है, इसके लिए परपेंडिकुलर a डैश b डैश अपॉन में बेस b डैश o भी है, लेकिन देखा जाए तो इसके लिए ए बी अपॉन में बी ओ बी है। तो मैग्निफिकेशन के लिए मैं tan बीटा, ये बीटा एंगल है तो ये हाइट है, ये बेस है, यानी कि ए बी अपॉन में बी ओ, दिस इज tan बीटा। अगेन ये बीटा है, ये ए बी हो गया, यानी ए बी कौन हो गया, हाइट, और बेस कौन हो गया, बी ओ। ऐसे ही अल्फा के लिए क्या आएगा, हाइट क्या है, एक्स वाई अपॉन में बेस क्या है, वाई ओ या बी डैश ओ, बात एक ही है, वाई ओ या कह लो बी डैश ओ। अच्छा, अब ध्यान सुनेंगे, यह आ गया हमारे पास ए बी अपॉन में बी ओ मल्टीप्लाई बाय वाई ओ अपॉन में एक्स वाई, है ना। अब मुझे बताओ क्या ऐसा कहना सही होगा कि एक्स वाई और ए बी तो बराबर ही है, क्योंकि एक्स वाई एक्चुअली ए बी की तो परछाई है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मैग्निफिकेशन में हमारे पास ए बी अपॉन में बी ओ तो था ही, इंटू में वाई ओ की जगह मैं बी डैश ओ लिख रहा हूं, बात एक, और एक्स वाई की बजाय मैं ए बी ही लिख रहा हूं, बात एक ही है। बिकॉज जो मेरे पास वाई ओ है वो बेसिकली बराबर है बी डैश ओ के ही, और एक्स वाई जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, तो ए बी के बराबर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, बी डैश ओ, बी डैश ओ इज क्या, इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से, अपॉन में बी ओ इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। अब आप सोचो, अगर ध्यान से देखो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, v बाई यू। आप कहोगे सर खोदा पहाड़ और निकला हमारे पास v बाई यू, हमने इतनी मेहनत क्यों की, तो आंसर है ये बताने के लिए कि मैग्निफिकेशन का ये भी एक फॉर्मूला होता है, और इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर।
ये भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और ये कैसे साबित हुआ कि ये सही है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमने v/u निकाला। अभी हमने मैग्नीफिकेशन खत्म नहीं किया है लेकिन हाँ, मैग्नीफिकेशन का एक नया फॉर्मूला पढ़ लिया है और प्रूव भी कर दिया कि वो सही है, बिकॉज इसको हमने जब सॉल्व किया तो कहाँ पे आके रुके हम, v/u, विच इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लेंस, तो वो सही भी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूला अच्छा क्यों नहीं है? पहली बात तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि जो v है वो हमारे लिए इधर का, अगर ये जो v है वो हमारे लिए dB है। v क्या मतलब क्या होता है? फाइनल इमेज डिस्टेंस, और इमेज फाइनल कहाँ बनती है? इस वाले केस में d पे। तो ध्यान रखिए जो v है वो d के बराबर ही है, जिसको अभी हम चलो ऐसा करेंगे, बाद में पुट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये फॉर्मूला इसलिए पसंद नहीं आ रहा क्योंकि इसमें v तो चलो ठीक है जो कि d है, जो कि 25 सेंटीमीटर है, लेकिन इस फॉर्मूले में u आ रहा है। और u क्या होता है? u होता है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में ऐसी कोई वैल्यू आए जिसके बारे में मुझे पता ना हो। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसको पहले फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ऑल्सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है लेंस फॉर्मूला से। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं v से मल्टीप्लाई कर दूँ तो v/f इज इक्वल टू 1 माइनस v/u आ जाएगा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो v/u इज इक्वल टू 1 माइनस v/f आ गया, है ना भाई। और इस हिसाब से ये अगर सेकेंड इक्वेशन आ गई तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मेरे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो कि v/u था वो आ जाएगा 1 माइनस v/f, पहली बात तो। बट जो v है वो तो माइनस d के बराबर है। क्यों भाई? v क्या है? इमेज डिस्टेंस, और इमेज कहाँ बननी है? d पे। तो मैं v को d या माइनस d लिख सकता हूँ। तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा 1 माइनस d/f। कुल मिला के मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस d/f। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका आंसर थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट क्यों किया? इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो आंसर है वो वाला जो फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूले में v और u आ रहा है। v तो चलो ठीक है, उसको तो मैं d या माइनस d के बराबर रख सकता हूँ, लेकिन u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब मैं ऑब्जेक्ट कितना दूर रख रहा हूँ लेंस से, मुझे वो पता होना चाहिए अगर मुझे मैग्नीफिकेशन निकालने है। बट इन दिस फॉर्मूला मेरे पास एक तो क्या है, d, जो कि अगर नॉर्मल इंसान हो तो 25 सेंटीमीटर रहेगा, यस और नो। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो है फोकल लेंथ, यानी मैंने इस फॉर्मूले को फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन जो आएगा वो एक ऐसी टर्म्स में आ गया जिनकी वैल्यूज़ मुझे पता होंगी और वो फिक्स्ड होंगी। d 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन एंड f फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज फिक्स्ड बेसिकली फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। तो अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला इससे बेहतर है, क्योंकि ये फॉर्मूले में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो चेंज होगी अगर मैं लेंस को हिलाऊंगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला आ जाता है 1 प्लस d/f। कौन से केस में आता है ये बहुत ध्यान रखना है। ये जो केस हमने पढ़ा है ये है नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये मत भूल जाना बच्चों आप, ठीक है जी। क्योंकि अभी एक अगला केस हम लोग करने वाले हैं और वो कौन सा है? रिलैक्स्ड आई केस। रिलैक्स्ड आई केस यानी कि अगर एक सिंपल माइक्रोस्कोप में हम इमेज को कहाँ बनाएं? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, यानी फाइनल इमेज को हम इनफाइनाइट पे बनाते हैं तो उसे रिलैक्स्ड आई केस कहते हैं। और उसकी मैग्नीफिकेशन निकालनी है, यकीन मानिएगा बहुत आसान, बहुत सिंपल मैग्नीफिकेशन है। इसी से रिलेट करेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगी। कैसे आओ समझें। सबसे पहली बात तो ये हमारे पास क्या आ गया? प्रिंसिपल एक्सेस। थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको ताकि डायग्राम जो है हमारा अटके ना ऊपर। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस, ये हमारे पास लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास फोकस, ये हमारे पास 2f, ये हमारे पास f 2f।
चलो आप मुझे बताओ जल्दी से कि मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं कि जो मेरी फाइनल इमेज है वो इन्फानाइट पे बने। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मुझे फाइनल इमेज कहाँ बनानी थी 25 सेंटीमीटर पे यानी कि डी पे, लेकिन यहाँ पे मुझे फाइनल इमेज बनानी है इन्फानाइट पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँ? आंसर है बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऑब्जेक्ट को मुझे रखना होगा फोकस के ऊपर ताकि फाइनल इमेज बन जाए इन्फानाइट पे। तो यहाँ से लाइट रे पैरेलल जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी तो वहीं से आगे, और पीछे अगर मैं डॉटेड लाइन बना दूंगा स्केल से, ये इसी के साथ स्केल से, तो यहाँ पे मेरी फाइनल इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब करना क्या है? करना ये है कि यहाँ तक तो आपको सेम काम करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सेम काम करना है। मैं अभी फ़िलहाल टाइम बचाने के लिए यहाँ से शुरू करूँगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आया रिलैक्स्ड आई केस तो यहाँ तक आपको सेम काम करना होगा, ध्यान रहे। ठीक है जी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास आई थी, जिसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, v/u आया था। अब इस केस में, अच्छा पहली बात तो हमारी जो इमेज है इसमें इन्फानाइट पे बनती है, यहाँ कहीं हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि इमेज बन रही है विच इज आर डी। अच्छा अगेन बच्चों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पिछले वाले केस में हमारे पास क्या आ गया था, v/u। सेम यहाँ से वो डेरिवेशन सेम उठा के यहाँ पे पेल देनी है। ठीक है जी। अगर एग्जाम में ये वाला केस आता है तो दोनों आएंगे तो आप लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि हम एक बार ही कर चुके होंगे। कोई एक आया, ये वाला केस आया, तो वो आपको सॉल्व करना होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ चुका है, v/u। लेकिन इस वाले केस में आप मुझे बताएं, जो हमारा u है, हमने इसको इसमें इसलिए कन्वर्ट किया था क्योंकि जो हमारा u था वो वेरी कर सकता था, मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकता था o और f के बीच में। लेकिन यहाँ पे ये जो u है, इस वाले केस में क्या ऐसा कहना ठीक है, ये फोकल लेंथ है और यही हमारे लिए इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यस और नो? हाँ, यानी यही हमारे लिए फोकल लेंथ है और यही इस बार हमारे लिए क्या भी है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इन दिस केस सबसे पहली बात तो जो v है वो हमारे पास -d है, एंड जो फोकल लेंथ है, सॉरी जो हमारे पास u है वो हमारे पास f के बराबर है। बस फर्क ये है कि -u जो है वो f के बराबर है क्योंकि u इधर का है। तो क्या ऐसा कह दें कि मैग्निफिकेशन में ऊपर आ जाएगा v की बजाय -d और नीचे आ जाएगा -f, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा d/f। यानी इस बार हमें ये सब ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बार हमारा u सीधा सीधा f के बराबर ही है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को जो रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे ही रखा हुआ है, तो वो सब लफड़े करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यानी कि अगर मेरी जो इमेज है मैं उसको 25 सेंटीमीटर पे बनाता हूँ, यानी कि रिलैक्स्ड आई के सॉरी नॉर्मल एडजस्टमेंट में बनाता हूँ, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है 1 + d/f। यहाँ पे f फोकल लेंथ है। लेकिन अगर मैं उसको रिलैक्स्ड आई केस यानी कि इन्फानाइट पे बनाता हूँ तो फॉर्मूला 1 + d/f की बजाय d/f आ जाएगा, यानी 1 प्लस जो है वो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर पे मैग्निफिकेशन आ रहा है 1 + d/f और इन्फानाइट पे क्या आ रहा है, d/f। इसका मतलब है मैग्निफिकेशन अगर इसके बीच में ही कहीं रहेगी, 25 पे आ रहा है 1 + d/f, इन्फानाइट पे आ रहा है d/f, तो इसके बीच में ही कहीं पे हमें मैग्निफिकेशन मिलेगी। हमने दो एक्सट्रीम केसेस यहाँ पे कर लिए हैं। डन है बच्चों? तो ये हुआ हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इस सिंपल माइक्रोस्कोप, ये हमारे पास एक पेज बच गया है खाली। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद हमारे पास आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों है वो आप इसके डायग्राम से समझ जाओगे, लेकिन अभी के लिए अगेन यहाँ पे हमारे पास कितने केसेस आएंगे, दो केसेस। पहला केस कौन सा आएगा बच्चों, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहाँ बनाते हैं हम लोग, 25 सेंटीमीटर पे। इसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो लेंसेज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। पहले वाला लेंस आया हमारे पास, इस लेंस को हम क्या नाम देते हैं बताता हूँ, और ये दूसरा लेंस आया, इस लेंस का भी कुछ नाम देते हैं।
इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश वो दे रहे हैं, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ। इस वाले लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं। और इस वाले लेंस को हम लोग आई पीस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी आंख रख के इमेज को देखते हैं। देखो यार, ये बने बनाए डायग्राम भी लाए जा सकते हैं, भले हमारे को यहाँ पे बनाने में समय लगे और डायग्राम थोड़े टेढ़े मेढ़े बने, बट बने बनाए डायग्राम चिपकाने में मुझे तो 5 सेकंड लगेंगे। लेकिन ये वो डायग्राम से जो बने बनाए यहाँ पे लाए गए, चिपकाए गए, तो आपको क्या ही समझ में आएगा यार। मैं ऐसे हाथ से इशारे से लेके अगर हम साथ साथ एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, चीज़ें समझ में आती हैं। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और इसका फोकस यहाँ पे कहीं पे है, मान लो इसको हम कह रहे हैं एफ नॉट, और ऐसे इसका इधर भी फोकस होगा जिसको हम कह रहे हैं एफ नॉट डैश। यहाँ पे 2F बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आई पीस है, इसका फोकस यहाँ पे आ गया एफ ई, और ऐसे यहाँ पे भी आ गया एफ ई, किसी भी एक तरफ हम उसको डैश बोल देंगे। अब जो मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ध्यान सुनना है, क्योंकि सारा खेल यहीं पे छुपा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव लेंस के पास अपने ऑब्जेक्ट को रखना है और उससे एक इमेज बनानी है। यहाँ पे 2 इमेजेस फॉर्म होंगी, एक लेंस बनाएगा, एक दूसरा। तो जो पहले वाला लेंस है, यानी जो पहला वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसमें ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से रखना है कि उसकी जो इमेज फॉर्म होगी, उसकी जो इमेज फॉर्म होगी, वो इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आनी चाहिए। ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो भी आप इसके लिए इमेज फॉर्म करोगे वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम खड़ा कर रहे हैं एफ नॉट के पीछे। ये तो तय है कि एफ नॉट और ओ के बीच में तो नहीं रख सकते, अदरवाइज तो इमेज इधर बन जाएगी वर्चुअल। हमें इस साइड बनानी है और वो भी ओ और एफ ई के बीच में। तो भैया लाइट रे पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाने वाली लाइट रे कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से। अगली लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वहीं से लाइट रे आगे हो जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ पे लाइट रे इधर हमें मिल गई, और ये लाइट और ये जो हमें इमेज मिली है वो किन के बीच में मिली है, एफ और ओ के बीच में मिली है। ठीक है यार, देखो आप ये समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे चीज़ें मेजर करके नहीं बनाई हैं, तो मेरी जो इमेज बनी है वो छोटी बनी है। ऑल दो जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और 2F के बीच में रखते हैं तो इमेज बड़ी बनती है। वो तो यहाँ पे हमने मेजर नहीं किया तो ऐसा लग रहा है कि छोटी बनी है। आप जब बनाएंगे थोड़ा मेजरमेंट से, स्केल से सीधी लाइनें खींच के, तो ये इमेज थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है ना। बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ कि इमेज जो हमें बनानी है, जो ए डैश और बी डैश जो हमें इमेज बनानी है, वो इमेज ओ और एफ के बीच में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से आंख रख के, यहाँ हमारी आंख होगी, वाह क्या आंख बनाई है मैंने बच्चों, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे हमारी आंख होगी, ये हमारी आई है, और हम यहाँ से इमेज को देखने वाले हैं। तो अगेन हम चाहेंगे इमेज यहाँ बने, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक इंटरमीडिएट इमेज बनाई इसके लिए। अब मैं क्या करूँगा, वैसे तो मुझे इसको यहाँ तक बनाना चाहिए था, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा छुपा देते हैं, यस। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो हमारे पास यहाँ पे इमेज बनी है, अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हम सब जानते हैं पहले वाले केस के लिए जो इमेज होती है वो दूसरे वाले केस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाती है। तो यहाँ से लाइट निकलेंगी, पैरेलल जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वहीं से वापस। अब यार ये तो ऑब्वियस बात है, ये तो फैलेंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ओ और एफ के बीच में। तो यहाँ से अगर मैं डॉटेड लाइन पीछे स्केल से खींचता हूँ और यहाँ से भी खींचता हूँ, तो फाइनल इमेज जो है वो मुझे यहाँ मिल जाएगी। यहाँ कहीं भी मिल सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फाइनल इमेज मुझे यहाँ पे यानी ए डबल डैश और बी डबल डैश मिल जाएगी। दोबारा से, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, हमने ऑब्जेक्ट को एफ के पीछे रखा, पैरेलल गई, फोकस से पास, ऑप्टिकल सेंटर से के वहीं आगे, इस तरीके से गई कि जो इमेज बनी वो हमने इस जान के बाय इंटेंशंस ओ और इस वाले यानी आई पीस के ओ और एफ के बीच में बनाई, ताकि वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे और फाइनल इमेज जो है वर्चुअल बने और इरेक्ट बने। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इस डायग्राम को बनाएं, फिर आप आगे बढ़े, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी। प्लस
मैं इसे आगे पीछे भी करता रहूँगा तो ये आपके सामने होना चाहिए। अब हमें अगेन क्या करना है, हमें अगेन मैग्नीफिकेशन निकालनी है। अगेन हमें मैग्नीफिकेशन जो है वो निकालनी है। ठीक है जी, यस और नो? यस है जी। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन निकालने का प्लान क्या है? प्लान ये है भाई, प्लान ये है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले आएंगे यहाँ पे भी, एक अच्छा वाला, एक दूसरा वाला भी अच्छा है वैसे तो। लेकिन सबसे पहले क्या ऐसा कहना ठीक है कि मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। अब हाइट ऑफ इमेज, हमारी इमेज कौन है? फाइनल इमेज तो हमारी है ए डबल डैश बी डबल डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारा असली ऑब्जेक्ट तो ए बी है। यार ये ए डैश बी डैश तो इंटरमीडिएट है ना। फाइनल इमेज हमारी ये है और ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए डैश बी डैश। मैं RHS को ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी आप समझ जाओगे। लेकिन ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए बी, इसको मैं ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और ए डैश बी डैश से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। अब क्या करना है भाई इसके बाद, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए, इसको इधर ले आया ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश उधर ही था और ए बी को इसके नीचे ले गया। इससे क्या होगा आप बेटा समझें, बहुत ही खतरनाक चीज हो गई इससे। कैसे? ध्यान से देखो अगर आप, तो ये वाला जो हिस्सा है यानी कि ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश, ये क्या है? तो ए डबल डैश बी डबल डैश, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस को भूल जाऊं और सिर्फ आई पीस पे ध्यान दूं, सिर्फ और सिर्फ आई पीस पे ध्यान दूं, तो क्या ऐसा कह दूं कि ए डबल डैश बी डबल डैश इज द हाइट ऑफ इमेज फॉर आई पीस? यस। एंड ए डैश बी डैश इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस, एंड हाइट ऑफ इमेज ऑफ आई पीस अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस, इन दोनों के रेशियो को हम मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस कह सकते हैं। दोबारा समझाता हूं, लेकिन मैंने बोला कि मैं ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश, अगर मैं सिर्फ इस लेंस पे ध्यान दूं तो ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है और ए डबल डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके रेशो को हम इसका यानी आई पीस का मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं ना। इसीलिए हमने यहाँ पे एम ई यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस रख दिया। अगेन समझदार को इशारा काफ़ी है। ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश को अगर मैं मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस यानी कि एम ई लिख सकता हूँ, तो ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगेन आप उसको भूल जाओ, इस पे ध्यान दो। तो ए डैश बी डैश क्या है? इसके लिए इमेज, और ए बी क्या है? इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो ए डैश बी डैश इसके लिए क्या है भाई? इसके लिए क्या है भाई? इमेज, और इसके लिए क्या है भाई? ऑब्जेक्ट। तो ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाएगा। और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट, हालांकि ये फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बदौलत बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकलने वाले हैं बच्चों। ठीक है जी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया एम ई इंटू में एम नॉट। अच्छा, बट इसको पहली बात तो हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन क्या बच्चों ऐसा कहना ठीक होगा कि अगर मैं ध्यान से इस डायग्राम को देखूं, आप लोगों ने अपनी नोटबुक में इस डायग्राम को जहां भी बना, क्योंकि मैंने कहा था पहले बना लो, जहां भी बनाया, अब आप अपनी नोटबुक को उल्टा करो अगर, और आप सिर्फ आई पीस को देखो, तो आपको आई पीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप ही नजर आएगा। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था? ऑब्जेक्ट ओ और एफ के बीच में और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। अब आप यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट ओ और एफ के बीच में और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, यानी आई पीस इज नथिंग बट अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, हम कौन सा केस कर रहे हैं यहाँ? नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका मतलब है जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी वो कितने में बनेगी? डी पे, यानी कि जो फाइनल इमेज फॉर्म होगी वो डी पे फॉर्म होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई जो आई पीस है इज नथिंग बट अ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, बट
eyepiece is nothing but a simple microscope in normal adjustment। और अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस को सिंपल माइक्रोस्कोप के नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी कि 1 प्लस डी बाई एफ ई के बराबर रख सकते हैं। 1 प्लस डी बाई एफ ई के बराबर रख सकते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस जो है उसको हम मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप के बराबर रख सकते हैं, जो कि 1 प्लस डी बाई एफ ई होता है। एफ ई क्योंकि ये आई पीस के लिए है। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ऑल्सो अब हम यहाँ से एम नॉट की वैल्यू भी निकालेंगे, तो 1 अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट, लेंस फॉर्मूला। इस पूरे को वी नॉट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वी नॉट बाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस वी नॉट बाय यू नॉट, है ना भाई। अब अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो वी नॉट बाय यू नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस वी नॉट बाय एफ नॉट। अब वी नॉट बाय यू नॉट क्या होता है, तो आंसर है वी नॉट बाय यू नॉट यानी वी बाय यू मैग्निफिकेशन होता है। तो कुल मिला के मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस वी नॉट बाय एफ नॉट। और इसको अगर मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन, और सेकेंड और थर्ड को अगर मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। तो पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, अगर ऐसा करते हैं तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस हमारे पास आ चुका है 1 प्लस डी बाय एफ ई, और यहाँ पे बच्चों आ चुका है 1 माइनस वी नॉट बाय एफ नॉट। तो कुल मिला के मैग्निफिकेशन का ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी हमने यहाँ पे जो इमेज है वो इस तरीके से बनाई फर्स्ट वाले के लिए कि वो इसके ओ और एफ के बीच में आए, और फिर ऐसे बनाई कि वो 25 सेंटीमीटर पे यानी कि डी पे आए, और उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ठीक है जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दबा के फॉर्मूले न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी हैं, या कंबाइंड भी हैं। ठीक है जी, डन है, डन है, डन है। ओके, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं मेरे हिसाब से। चलिए, अब हम यहाँ पे अगर एक छोटी सी बात कर लें, और वो ये है कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ूं, लेकिन कौन से केस में पढ़ूं बच्चों, तो आंसर है रिलैक्स्ड आई केस में, है ना। तो रिलैक्स्ड आई केस में मैं क्या चाहूँगा, यहाँ पे मैंने चाहा कि मेरी फाइनल इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर पे बने, लेकिन रिलैक्स्ड आई केस में मैं अपनी फाइनल इमेज कहाँ पे चाहूँगा, आंसर है मैं चाहूँगा इनफाइनाइट पे। यस और नो। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं अपनी फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे चाहूँगा तो मेरी जो इंटरमीडिएट इमेज बनती है वो कहाँ बननी चाहिए। मैंने चाहा था कि मेरी फाइनल इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बने, तो मैंने इससे जो इमेज बनाई वो ओ और एफ के बीच में बनाई। तो अगर अब मैं चाहता हूँ मेरी फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने, तो ये जो ऑब्जेक्ट होना, ये जो इमेज फॉर्म होती है वो इसके फोकस पे होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर वो इसके फोकस पे हुई तो ही वो इनफाइनाइट पे बनेगी। आओ मैं समझाता हूँ अगर आप नहीं समझे तो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हमारे पास आ गया आईपीस। आईपीस यह आ गया हमारे पास फोकस, ये इसका फोकस है ऑब्जेक्टिव का, और ये आईपीस का। इस तरह ये कहीं यहाँ पे भी एफ नॉट और एफ ई। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ कहीं ए बी
पैरेलल जाएगी, फोकस से पास। अब यार आपको सबको पता है कि हम यहाँ पे क्या, मैं एफ को ऊपर बना रहा हूँ यहाँ पे, हम चाहते हैं कि जो हमारी फाइनल इमेज फॉर्म हो, हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो हमारी फाइनल इमेज फॉर्म हो वो फोकस पे ही हो। ऐसा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अगर फाइनल इमेज इसके फोकस पे बनाएंगे, फाइनल मतलब कि इसके लिए फाइनल, इंटरमीडिएट कह लो, हम चाहते हैं कि जो हमारे इंटरमीडिएट इमेज है वो फोकस पे बने। क्यों ऐसा चाह रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे इंटरमीडिएट इमेज इसके फोकस पे बन गई तो वो इसके लिए जो फोकस पे बनेगी, तो जब ऑब्जेक्ट इसके लिए ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बन जाती है बच्चों? इनफाइनाइट पे, है ना। तो उस तरीके से यहाँ पे हम काम करेंगे। यहाँ पे हम फोकस ले लेते हैं, चलिए। तो पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वहीं से आगे निकल जाएगी। ठीक है, मुझे पता है मैं थोड़ी सी चीटिंग की है यार, लेकिन आप उसको जब बनाएंगे तो इस तरीके से बनाना है कि जो हमारी फाइनल इमेज फॉर्म हो, वो फाइनल इमेज कहाँ पे जाके फॉर्म हो बच्चों? आंसर है फोकस पे। ऐसा क्यों चाहते हैं हम? ए डैश बी डैश। आंसर है ऐसा इसलिए चाहते हैं हम क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी फाइनल इमेज है वो रिलैक्स्ड आई केस के हिसाब से इनफाइनाइट पे बने, और वो तब बनेगी जब वो इमेज आई पीस के लिए फोकस पे बनेगी, है ना, इंटरमीडिएट इमेज। चलिए अब आगे बनाएंगे। तो पैरेलल जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो वहीं से आगे। जब आप इसे एक्चुअली बनाएंगे तो ये लाइट रे फैलेगी, और यहाँ से अगर हम इसको पीछे मिलाएंगे तो ये एकदम पैरेलल आ जाएगी ना। एक सेकेंड, सबसे पहले तो आप मुझे इतना बताओ कि जब इमेज फैलेगी, नहीं सॉरी, जब इमेज हम कहाँ पे बनाएंगे? इसकी इमेज जब हम फोकस पे बनाएंगे तो फाइनल इमेज इसके लिए कैसे आनी चाहिए? इनफाइनाइट पे। तो यहाँ से एक लाइट रे गई और वो फोकस से पास हो गई, यहाँ से लाइट रे गई और वो फोकस से पास हो गई, तो ये लाइट रे पैरेलल आ जाएंगे। अब आप अगर इन लाइट रेस को पीछे की तरफ ऐसे लेके जाएंगे तो ये पैरेलल ही रहेंगे, और वो रहने भी चाहिए क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए वो फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इनफाइनाइट पे। अगेन दोबारा से वही वाला खेल, यहाँ तक तो मैग्निफिकेशन हम सेम तरीके से प्रूफ कर देंगे, ये सेम तरीके से, तो यहाँ तक आपको कोई बदलाव नहीं लाना, है ना। तो लेकिन बच्चों दोबारा बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम में दोनों केसेस आए तो आप सीधा लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट, लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ ये वाला केस आया तो आपको ये वाली पूरी डेरिवेशन यहाँ तक दोबारा करनी है। ठीक है जी, अभी तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास मैग्निफिकेशन आ चुका है ME इंटू में M0। ठीक है जी, ME इंटू में M0। अब यहाँ पे पिछली बार हमने क्या किया था? आई पीस जो था उसको हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पे नॉर्मल एडजस्टमेंट रखा। इस बार आई पीस हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होगा लेकिन रिलैक्स्ड आई केस होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज आई पीस is a simple microscope in relaxed eye case तो अगर ऐसा है तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आई पीस की है, पिछली बार हमने 1+d/f प्रूव रखा था, लेकिन अब हम उसको d/f रखेंगे क्योंकि जब हम कौन से केस में होते हैं? रिलैक्स्ड आई केस में, तो फॉर्मूला d/f आता है ना। तो इसलिए मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इस बार d/fe आ जाएगा। ठीक है जी। ऑल्सो अगेन बच्चों सेम यही डेरिवेशन करेंगे, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा। तो और उस हिसाब से M0 जो आ जाएगा वो 1 - V0/F0 आ जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अभी मैं सीधा लिख रहा हूँ लेकिन एग्जाम में आपको ये डिराइव करने पड़ेंगे। सेम है तो मैं भी टाइम नहीं वेस्ट कर रहा यहाँ। अगर ऐसा है तो बच्चों हमारे पास जो फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो ME की जगह हम रख देंगे d/FE, और M0 की जगह रख देंगे 1 - V0/F0।
अब आप मुझे बताओ भाई, सिंपल सी बात कि फॉर्मूले में क्या बदलाव आया, 1 प्लस डी बाई एफ ए की बजाय डी बाई एफ ए आ गया, और आना भी था क्योंकि रिलैक्स्ड आई केस की बजाय नॉर्मल एडजस्टमेंट था, जिसमें हमने वहां पे 1 प्लस डी बाई एफ रखा, यहाँ पे डी बाई एफ रखा, बाकी तो फॉर्मूला सेम ही आना है। एग्जैक्टली आया भी सेम, कोई बदलाव नहीं आया उसके अंदर, है ना। तो ये हमारे पास हुआ मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन रिलैक्स्ड आई केस। अब हम माइक्रोस्कोप के लिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज और करेंगे जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब या फिर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके ऊपर क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये और इन मैग्निफिकेशन से कनेक्टेड न्यूमेरिक, वो जब मैं कराऊंगा आप समझोगे, इनके ऊपर कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन लेंथ ऑफ ट्यूब यानी कि माइक्रोस्कोप की अगर बात की जाए तो आप कोई भी एक माइक्रोस्कोप ले लेट्स से ये हमारे पास लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज या ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ टू लेंसेज यानी कि आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव, उनके बीच का डिस्टेंस। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे इस या इस कोई भी एक, इसके लिए लेट से बात कर लेते हैं, अगर मुझे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप लिखना हो, लेंथ ऑफ माइक, जैसे कि हमारे पास पूरी की पूरी माइक्रोस्कोप है ना। अब इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये देखो क्या है, ये हमारी इमेज फॉर्म हुई थी किसके लिए, आईपीस के लिए। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओ से लेके बी डैश तक क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस का है। और यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि आईपीस का है, क्योंकि ये हो गया इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये हो गया इसके लिए इमेज। तो क्या ऐसा कहते हैं कि जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है यानी कि लेंथ ऑफ ट्यूब है वो वी नॉट और यू ई के सम के बराबर होगा। बस ध्यान रहे कोई एक प्लस और कोई एक माइनस हो सकता है, इसीलिए हम इसको वी नॉट का मोड प्लस यू ई का मोड बोलते हैं। इसीलिए बच्चों हम इसको वी नॉट का मोड प्लस यू ई का मोड बोलते हैं। वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द हमारा इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव एंड यू ई इज हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। इसको और इसको ऐड कर दिया, बात तो एक ही है, ठीक है जी। तो यहां पे हमारा टॉपिक आता है क्या, माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसके हमने दो केस पढ़ लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर्मूला आया 1 प्लस डी बाई एफ ई अपॉन इंटू में 1 माइनस वी नॉट बाई एफ नॉट, और एक फॉर्मूला ये भी आया। और रिलैक्स्ड आई केस पे जब हम गए तो बस एक फ़र्क आया कि 1 प्लस डी बाई एफ ई की बजाय डी बाई एफ ई हो गया, बाकी फॉर्मूला सेम रहा। फिर यहाँ पे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आ गया, डन है, डन है। ये हमारे पास एक पन्ना खाली आ गया। चलिए जी, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास टॉपिक आता है, अच्छा क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगला लेक्चर उसी के ऊपर रहेगा, इनके ऊपर कैसे कैसे सवाल देखते हैं। अब या तो 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे मुझे लग रहा है इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास इसके बनते हैं, तो हम 2 लेक्चर लेके उसको हम देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल पहले हम चैप्टर ख़त्म करके उसके बाद हम चलेंगे आगे ऑप्टिक्स के ऊपर, ठीक है जी, मतलब कि वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। लेकिन अभी उससे पहले अगर हम बात करें आज किसके बारे में बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब देखो टेलीस्कोप क्या होता है आप सब जानते हैं, ऐसा कोई भी डिवाइस जो हमें दूर का देखने में मदद करता है, दूर की चीज़ों को दिखाता है पास, उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है एस्ट्रोनॉमी, अच्छा इसमें कोई रिलैक्स्ड आई केस और नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात नहीं करेंगे हम, लेकिन हाँ टेलीस्कोप 2 प्रकार की हमें जो पढ़ने, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के टेलीस्कोप होती हैं, लेकिन एक है एस्ट्रोनॉमिकल और एक है रिफ्लेक्टिंग यानी कि न्यूटन जी की टेलीस्कोप। पहले न्यूटन जी की टेलीस्कोप पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनकी टेलीस्कोप में कोई फॉर्मूला, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना, बस डायग्राम पढ़ना है कि ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है
वो नॉर्मल टेलीस्कोप जो हम आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे अलग कैसे है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करेंगे कि रिफ्लेक्टिंग यानी न्यूटन जी की टेलीस्कोप कैसी दिखती थी। तो यहाँ और फिर हम पढ़ेंगे, या मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसको हम अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे आते ही, कि न्यूटन जी की टेलीस्कोप और आज की डेट की टेलीस्कोप में कौन बेहतर और उनमें क्या क्या फ़र्क है। ठीक है जी, लेकिन ये टेलीस्कोप कुछ इस प्रकार से बनी होती थी। यहाँ पे हमारे पास ये लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगे होते थे, और यहाँ पे कुछ कनकेव लेंस शेप और कनकेव मिरर शेप का लगता था। और यहाँ पे अब अगर रिफ्लेक्शन चला गया सिलेबस से तो मुझे लगता नहीं आएगा। ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है। होता क्या था बच्चों, इन्फानाइट, क्योंकि देखो यार, अच्छा एक बात और, टेलीस्कोप में हम हमेशा दूर की चीज़ें यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़, कोई बहुत दूर की बिल्डिंग या दूसरे प्लैनेट्स, इन सबको देखते हैं। और ये लोग इन्फानाइट पे माने जाते हैं, और इन्फानाइट से जो लाइट रेज आती हैं वो हमेशा कैसी आती हैं, पैरेलल आती है ना। इन्फानाइट से हमेशा लाइट रेज पैरेलल आती हैं। तो यहाँ से पैरेलल लाइट रे आई, चली गई, यहाँ से पैरेलल लाइट रे आई, चली गई। अब ये कौन से सरफेसेस हैं, कनकेव, तो कनकेव लाइट को कुछ इस तरीके से बेंड कर देंगे, और ये क्या है, कन्वेक्स, ये लाइट को इस तरीके से फैलाने की कोशिश करेगा, और एज अ रिजल्ट लाइट रे यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग आई पीस रख देते थे। आई पीस मतलब कुछ भी नहीं, बस देखने की एक जगह, और वो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म कर दिया करती थी। देखो मैं इस बात, देखो आपको पता है रिफ्लेक्शन तो हमारे सिलेबस से चला गया है, तो ये वाला हिस्सा हमारे एग्जाम में आएगा नहीं आएगा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ये लाइट रेज हमारे पास आ रही हैं, लाइट रेज फ्रॉम इनफाइनाइट, और इन्फिनिटी से एक सोर्स से लाइट रे यहाँ पे आके पैरेलल लाइट आके ठा ठा करके इमेज बना रही। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो कि न्यूटन्स टेलीस्कोप भी बोल रही थी, ये क्या इसकी अच्छाइयाँ थी, क्या इसकी बुराइयाँ थी ओवर नॉर्मल टेलीस्कोप, वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे, जो कि हम आज ही पढ़ा रहे हैं। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है, तो इसको क्या भी कह देते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब यहाँ पे अगेन क्या होता है, हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और इस बार हमारा ये वाला जो लेंस है वो बड़ा रहता है, इसकी फोकल लेंथ बड़ी रहती है। ऐसा क्यों, अभी हम बात कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस, और अगेन यहाँ पे आई पीस जो है वो रिलेटिवली छोटा और कम फोकल लेंथ यानी ज़्यादा पावर का रहता है, इसको आई पीस हम लोग कह देते हैं, है ना। बाकी तो वही है सब, ठीक है। अब क्या होता है भाई, अगर इसकी फोकल लेंथ बड़ी है तो वो यहाँ, मतलब इसकी फोकल लेंथ इसको ओवरकम कर देती है, इसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है। ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, और ये ऑब्जेक्टिव की। अच्छा अभी तक क्या है, देखो इन डायग्राम्स में हमने क्या देखा कि इसकी फोकल लेंथ ये रही, इसकी ये रही, लेकिन इस बार उल्टा है ना, इसकी फोकल लेंथ इतनी बड़ी है कि वो इसकी फोकल लेंथ को ओवरकम कर देती है, और एज अ रिजल्ट ये जो आई पीस की फोकल लेंथ है वो इधर आ जाती है। बहुत पास पास होते हैं दोनों, लेकिन आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो इधर आ जाती है। ये आई पीस है और ये ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ इधर है और आई पीस की इधर है, एक दूसरे को ओवरकम, ओवरलैप, पार कर दिया, कुछ भी कह लो, है ना। और ये हमारे पास आई पीस के लिए हो गया। अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि लाइट रे कहाँ से आने वाली है, इन्फानाइट से, क्योंकि भाई हम यहाँ पे टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं, और टेलीस्कोप में लाइट रे कहाँ से आती है, इन्फानाइट से। और इन्फानाइट से आने वाली लाइट रेज, इन्फानाइट से आने वाली लाइट रेज इमेज कहाँ फॉर्म करेंगी, ऑब्वियस सी बात है फोकस पे, तो यानी कि इमेज यहाँ कहीं बनेगी। तो हमने पहले ही इमेज बना दी, बिकॉज हमें पता है ये कोई नहीं रोक सकता कि इमेज कहाँ बनेगी, जाके फोकस पे। क्यों भाई, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे पड़ा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। लेकिन कमाल की बात यह है कि इमेज बनी कहाँ, इसके तो फोकस पे बनी, लेकिन इसके लिए ओ और एफ ई के बीच में बनी, जिसकी वजह से अगर हम आगे रूल लगाएंगे, अच्छा बताओ इमेज कैसे बननी चाहिए। अब
अगर अगर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट O और F के बीच में पड़ा हुआ है, तो इमेज कैसी बनेगी? आंसर है वर्चुअल और डायरेक्ट, पैरेलल जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वहीं से आगे। अब यहाँ तो ये आगे मिलेंगे नहीं, इनको पीछे मिलाएंगे हम लोग, और यहाँ कहीं पे हमारी इमेज यानी A डबल डैश B डबल डैश जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो ये डायग्राम आया हमारा टेलीस्कोप का। इन्फानाइट से लाइट रेज आई, क्योंकि हम टेलीस्कोप से दूर की चीज़ें देखते हैं। इमेज फॉर्म हुई फोकस पे, वो फोकस कहाँ पड़ा हुआ है? O और FE के बीच में पड़ा हुआ है ना? यस और नो? यस। और उसकी वजह से लाइट रे पैरेलल गई और इस तरीके से मिल गई। ठीक है, डन है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ पे इसकी मैग्नीफिकेशन निकालनी है, और मैग्नीफिकेशन के लिए हम वही कानून लगाएंगे, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन में एंगल। अच्छा, मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, मैं यार बोर्ड के रिस्पेक्ट से काम कर रहा हूँ, चीटिंग मेरे लिए चलती है आप समझो, लेकिन आपको यहाँ पे ईमानदारी से काम करना है, और ईमानदारी से काम करके आपको इसे जहाँ पे मिल रही है वहीं पे मिलाना है, ठीक है ना? मैं तो ऐसे ही बच्चों अभी रफली काम कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। आओ जी, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर व्हेन बोथ आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना है, ब्लू कलर ले लेता हूँ। ये हमारे पास इमेज है, तो इमेज जो एंगल बना रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है वो अल्फा होता है, और ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये इमेज है, इमेज जो एंगल बना रही है वो ये है, यानी कि बीटा है, और दोनों को हमने सेम जगह पे इसके रिस्पेक्ट में नाप रहे हैं। देखो, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, हमें अल्फा बीटा आ गया, और इसके रिस्पेक्ट से अब हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। तो भैया मैग्नीफिकेशन आ गया बीटा अपॉन में अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ये इमेज है, ये कितना एंगल बना रही है ऑप्टिकल सेंटर पे? बीटा। ये ऑब्जेक्ट है, ये कितना बना रहा है? अल्फा। ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये, क्योंकि ये हमारे पास इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको O डैश बोल देते हैं और इसको O बोल देते हैं, तो यहाँ से बीटा को मैं tan बीटा लिख सकता हूँ क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं, और अल्फा को मैं tan अल्फा लिख सकता हूँ। अब बीटा क्या होगा? tan बीटा क्या होगा भाई? बीटा ये एंगल है, A डैश B डैश अपॉन में B डैश O डैश, हाइट अपॉन बेस, A डैश B डैश अपॉन में B डैश O डैश डिवाइडेड बाय, यार बीटा क्या है? A डैश B डैश अपॉन में B डैश O डैश, हाइट अपॉन बेस, और अल्फा क्या होगा? A डैश B डैश अपॉन में B डैश O, यानी हाइट अपॉन में बेस, ये अल्फा है, तो A डैश B डैश अपॉन में B डैश O। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गया? B डैश O, ये ऊपर चला गया, अपॉन में B डैश O डैश। अब B डैश O क्या है? आंसर है दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना? तो ये तो आ गया F0। क्यों? ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक फोकल लेंथ ही तो है। इमेज ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे था तो इमेज फोकस पे बनी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फोकल लेंथ ही तो है हमारे पास। लेकिन B डैश O डैश क्या है? तो आंसर है B डैश O डैश फिलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारी CBSE कहती है कि देखो B डैश O डैश यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये है B डैश O डैश, लेकिन यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है आई पीस की, जो कि लगभग एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। ये दोनों डिस्टेंस बहुत पास हैं, तो ऐसा मान सकते हैं, मैं नहीं मान रहा हूँ, हमारी पढ़ाई मान रही है कि B डैश O डैश को हम आई पीस की फोकल लेंथ लिख सकते हैं, बिकॉज B डैश O डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FE। तो उस हिसाब से बच्चों मुबारक हो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है F0 अपॉन में FE। बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा फॉर्मूला आया, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब आप मुझे बताओ, आप मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी चाहोगे ताकि इमेज बड़ी बने, इसलिए F0 बड़ा होना चाहिए, इसलिए F0 हमने यहाँ पे बढ़ा लिया इससे, जिसने उसको ओवरलैप कर दिया। ठीक है जी। प्लस यहाँ पे भी अगर हम लोग लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालना चाहें तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कैसे निकालेंगे? ऑल्सो लेंथ ऑफ ट्यूब, जिसको हम लेंथ ऑफ यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप? टेलीस्कोप, वो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो L किसके बराबर होगा? आंसर है L बराबर होगा
ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है? f0, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। याद देखो ना, ये l है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया f0, यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक है तो वैसे b डैश o डैश, जिसको लगभग हम किसके बराबर रख चुके हैं? fe के। इसका मतलब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आ गया हमारे पास f0 प्लस fe। बहुत सिंपल दोनों के दोनों फॉर्मूले। यानी कि अगर हमें दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ पता है तो मैं मैग्निफिकेशन भी निकाल सकता हूँ सिंपली f0 बाय fe करके, और मैं लेंथ ऑफ ट्यूब भी निकाल सकता हूँ f0 प्लस fe करके। यानी फोकल लेंथ की मदद से दोनों चीज़ें निकाली जा सकती हैं, मैग्निफिकेशन भी और लेंथ भी। अब आप समझ जाओ, अगर आपको मैग्निफिकेशन और लेंथ दे रखी है तो फिर आप उन दोनों को भी निकाल सकते हो। इसीलिए इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी रहते हैं, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले आपको मैंने एक होमवर्क दिया है कि ये जो टेलीस्कोप हमने पढ़ी है, जिसको हम रिफ्रैक्टिंग या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कह रहे हैं, ये क्यों अलग है, कैसे अलग है रिफ्लेक्टिंग से, क्या कौन बेहतर है, किसके क्या फ़ायदे हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये आप पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने क्या पढ़ा, अगर हम रिवाइज करें, आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्रिज्म से जब वाइट लाइट पास होती है तो वो 7 कलर में टूटती है। बेसिक आइडिया लिया क्यों। फिर हमने पढ़ा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या लेना देना है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब मैग्निफिकेशन देती है तो फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ आता है, और वही जब रिलैक्स्ड आई केस में जाती है तो फॉर्मूला डी बाई एफ हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा नॉर्मल एडजस्टमेंट में एक फॉर्मूला आया एम ई इंटू में एम नॉट, और साथ ही साथ एक फॉर्मूला आया 1 प्लस डी बाई एफ ई इंटू में 1 माइनस वी नॉट बाई एफ नॉट, साइन कन्वेंशन के साथ डालेंगे जब न्यूमेरिकल्स में। और इसी को जब हमने कौन से केस में पढ़ा, नॉर्मल एडजस्टमेंट के बाद रिलैक्स में, तो 1 प्लस डी बाई एफ ई की बजाय सिर्फ डी बाई एफ ई चला गया, बाकी सब कुछ सेम था। फिर हमने पढ़ा टेलीस्कोप। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला आया वी नॉट, यानी कि इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस, इसका सम लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके बाद हमने पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसमें हमने पढ़ा कि फॉर्मूला आया मैग्निफिकेशन का f0 बाय fe, और लेंथ का फॉर्मूला आया f0 प्लस fe, जो कि दोनों ही बहुत सिंपल से फॉर्मूला है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, और इसके मुझे कुछ लेक्चर्स लेने होंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि पहले क्या करना है। पहले वेव ऑप्टिक्स शुरू करना है, मैं अगला लेक्चर तभी शूट करूँगा जब मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा जल्दी, कि पहले सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपको अगला चैप्टर वेव ऑप्टिक्स शुरू करना है या पहले इसके क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। चाहे वो NCERT तो आप लोग सभी कर चुके होंगे, उस पर भी हम ध्यान नहीं देंगे। PYQ क्वेश्चन करने हैं जो हमारे एग्जाम में आता है। पहले क्या करना चाहते हो ये आप बता देना कमेंट सेक्शन पे, उसके हिसाब से अगली वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँगा। चलिए, तो जल्द ही आपको स्केड्यूल भी मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्लासें आया करेंगी और किस किस तरीके से हमारा डिवीज़न चलेगा, सब बता दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको मुझे ये बताना है कि पहले आप वेव ऑप्टिक्स करना चाहते हो या फिर आप इसके क्वेश्चंस करना चाहते हो। ठीक है जी। दूसरी बात दोबारा बोल रहा हूँ, शॉर्ट्स देखते रहें, उन पे आपको इन चीज़ों के एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे ताकि चीज़ें और क्लियर हों, है ना। प्लस आपके जो भी 12th के कॉमर्स के दोस्त हैं उनको बता दें कि हमारा कॉमर्स का भी एक चैनल आ गया है जहाँ पे बाकी टीचर्स हमने वहाँ पे रखे हैं। मेरे बड़े भाई उशांक सर भी वहाँ पे मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स के लिए भी लव सर हैं, और BST के लिए भी हीर शाह मैम हैं, और मनीषा मैम है फॉर इंग्लिश। तो वहाँ पे जाके आप कॉमर्स के लेक्चर्स या इंग्लिश वगैरह तो वहाँ पे जाके आप पढ़ ही सकते हो अगर आप साइंस के भी हो तो, और आपको कोई दोस्त है कॉमर्स साइड का तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हो। लिंक वगैरह आपको इसी फीचर चैनल पे या साइंस एंड फन पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया बच्चों, थैंक यू।